कल अपन हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन देख ली थी मेरे ख्याल में, जिन्होंने फ्लोराइड की है ना। तो कल का एक थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 4 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ज़ेनॉन के फ्लोराइड की रिएक्शंस की बात करते हैं अपन, XCF2, XCF4 और XCF6। ठीक है। XCF2 का जब आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाओगे तीनों का, तो ये मुझे देगा Xc प्लस HF। बैलेंस हम अपने आप कर लेंगे। Cl माइनस को ये कन्वर्ट करता है Cl2 में, I माइनस को ये कन्वर्ट करेगा I2 में, C+3 को ये कन्वर्ट करेगा C+4 में। ये दोनों रिएक्शंस इतने कुछ खास नहीं होती, ये थोड़ा सा याद रखने लायक बात हो जाती है। यहाँ पे आप ज़ेनॉन के फ्लोराइड के साथ जो कंपाउंड यूज करते हो वो C2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2SO4 करते हो, साथ में Xc प्लस HF तो मिलता है, प्लस CSO4 का होल ट्वाइस। ये बात क्लियर? ज़ेनॉन का फ्लोराइड XCF4 यूज होता है, ठीक है। आगे हमने फ्लोरीनेटिंग एजेंट या फ्लोराइड आयन डोनर की बात करी थी। तो 2 तरीके के केस हमने देखे थे, या तो सारे फ्लोराइड दे दे या एक दे दे। सारे फ्लोराइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को देगा, या प्लेटिनम को देगा, या SF4 को देगा, ठीक है। एक किसे देगा, तो एक में अपन याद करते हैं XCF2, XCF4 और XCF6 का। XCF2, हाँ जी, तो XCF2 सारे फ्लोरीन किस किस को देता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को, प्लेटिनम को और SF4। एक फ्लोरीन किसे देगा, तो XCF2 की जब मैं बात करूंगा तो XCF2 या तो BF3 को, आवाज अभी भी नहीं आ रही, ठीक है। तो BF3 या MF5, फिर M स्टैंड्स फॉर PASSB, ठीक है। ये इनको एक फ्लोराइड आयन देता है। और XCF4 और XCF6 की बात करोगे तो HF और HF ये कॉमन होता है, साथ में यहाँ आएगा PF5, यहाँ आएगा SBF5। ये इसको एक देगा, इसको एक देगा, इसको एक देगा और इसको एक देगा। यहाँ तक बात ठीक? आगे आगे हमने वो देखा, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह काम किस किस के लिए करेगा भैया? तो NaF की रिएक्शन जब आप XCF4 से करवाओगे तो यहाँ पे ये जो है फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। बाकी रेस्ट आप जब MF से कराओगे, वेयर M स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ना कि रब से। इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे XCF6 के साथ, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। मतलब अब ये इसको देंगे और ये इसको देगा। हाइड्रोजनेशन आप देख चुके हो, स्टेप हाइड्रोलिसिस और रेडॉक्स रिएक्शन। XCF2 और XCF4 के साथ हमें किस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है? रेडॉक्स। और XCF6 के साथ मुझे स्टेप हाइड्रोलिसिस देखने को मिलता है। ये हमने कल बात करी। आगे देखते हैं प्रिपरेशंस ऑफ ज़ेनॉन ऑक्साइड्स। देखो राजा, 2 तरीके के ज़ेनॉन ऑक्साइड्स हैं। एक तो XCO3 है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है, और एक XCO4 है, हाईली अनस्टेबल होता है।
जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये Xe+O2 में टूट जाएगा। ठीक, अब अगर मैं सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करूं तो दोनों का मेथड है अपना अपना रिस्पेक्टिव प्रिपरेशन का। XeO3 तो अपन बना ही चुके हैं। कहाँ बनाया था? जब XeF6 का आप हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, या मॉइस्ट एयर भी बोला जाता है इसको, तो ये XeO3 प्लस HF में टूटता है। ये रिएक्शन हम कल देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से XeO3 का तो फॉर्मेशन आप करवा सकते हो। बात आ जाती है XeO4 की, तो बेरियम परजिनेट आयन की रिएक्शन जब आप करवाओगे, H2SO4 के साथ, तो क्या मिलेगा? इसका कटायन, इसका एनायन, BaSO4 की प्रेसिपिटेशन, प्लस मिलता है HCO4, प्लस मिलता है H2। ये दो रिएक्शंस अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी। ठीक है, ये लिख लीजिए। हाँ सर लिख लिया। राजन, शुरू में अपन ने ना जिनॉन क्लोराइड की प्रिपरेशंस लिखी थी कि XeF2 सॉरी Xe और F2 को जब आप 2:1 के रेशो में लोगे तो वो XeF2 बनाएगा, 1:5 के रेशो में लोगे तो XeF4, और 1:20 के रेशो में लोगे तो XeF6। इसमें एक और रिएक्शन ऐड कर लीजिएगा कि जब आप XeF4 को O2F2 से रिएक्ट करवाते हो तो ये बनाता है XeF6 प्लस O2। ये रिएक्शन शुरू में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट वील मूव ऑन टू, अब अपन थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिएक्शंस की बात करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर तो ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं है, बट अगर वो जेनॉन के ऑक्साइड की रिएक्शन सपोज पूछ ले तो वो इसी में से आएगी। जैसे XeO3 की रिएक्शन में किसी बेसिक मीडियम में करवा दो, XeO3 की रिएक्शन में किसी बेसिक मीडियम में करवा दो तो सिंपली ऐड कर दीजिएगा दोनों, तो क्या बनेगा? कंपाउंड HHCO4। इसे बाइजीनेट आयन बोलते हैं। ठीक है, XeO3 की रिएक्शन जब मैं बेसिक मीडियम में करवा दूं तो इसे बाइजीनेट आयन बोलते हैं। अब इस बाइजीनेट आयन की रिएक्शन आप फर्दर और बेस से करवा दोगे, माइनस का चार्ज होता है इस पे। ठीक है, इस बाइजीनेट की आयन की रिएक्शन जब आप और बेस से करवा दोगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। कौन डिस्प्रोपोर्शनेट होता है? जेनॉन डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। जब आप जेनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालोगे तो +6 आएगी। ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा किसमें? +8। +6 डिस्प्रोपोर्शनेट होता है +8 और 0 में। +8 बोले तो XeO4 माइनस सॉरी XeO6 -4 प्लस Xe प्लस H2O प्लस O2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये +6 से जा रहा है +8, और ये +6 से जा रहा है 0। हाँ सर लिख लिया। अब ये करवाने का मकसद क्या था भाई? तो वो देखिएगा।
सपोज वो बोल दे जिनॉन फ्लोराइड की रिएक्शन करवा के बताओ बेसिक मीडियम में, तो XCF2, XCF4 और XCF6 तीन जिनॉन फ्लोराइड की रिएक्शन है। अब इसकी अगर रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में करवाओगे तो क्या होगा? तो XCF4 की रिएक्शन जब मैं बेसिक मीडियम से करवाता हूँ, ये कोई रिएक्शन नहीं देता, रिएक्शन सिर्फ यही दो देंगे। कैसे देंगे वो समझिए। XCF6 की रिएक्शन जब आप करवाओगे बेसिक मीडियम, तो ये क्या करेगा, ये बनाता है HXeO4 माइनस वही बाइजिनेट आयन प्लस H2O प्लस F माइनस। ठीक है, बाइजिनेट आयन प्लस H2O प्लस F माइनस। अब अगर मैं बेस एक्सेस में ले लूं तो वो बचा हुआ बेस फर्दर इससे रिएक्ट करता है, और इसके बाद की रिएक्शन अपन जानते हैं कि वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा इनटू XC, और मतलब +6 वाला डिस्प्रपोर्शनेट होगा इनटू 0 और +8 वाले में। तो आगे आपने जो इससे पहले रिएक्शन लिखी थी वही सेम हो जाएगी, XCO6 -4 प्लस XC प्लस H2O प्लस O2। ये रिएक्शन समझ में आई? हाँ सर XCF2 की रिएक्शन XCF2 OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है। OH माइनस एज इन बेस में आप NaOH ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए राजन, एक मिनट, हाँ, तो जब आप ये वाली रिएक्शन लिखते हो तो ये वाला पार्ट छोड़ो, यहाँ से समझो। जब आप ये वाली रिएक्शन लिखते हो तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन रहता है, और साथ में बस एक F माइनस जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो XCF2 की रिएक्शन जब अपन OH माइनस से करवाएंगे तो इट गिव्स XC प्लस H2O प्लस O2 प्लस F माइनस। यानी कि ये +8 वाला और ये बाइजिनेट आयन ये आपको एलिमिनेट कर देना है, बाकी सब यूं का यूं रहता है। हाँ लिख ली। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती हैं खत्म। कोशिश करिए इसका जवाब देने की। तो हाइड्रोजनेशन में ये कैसे रिएक्शन शो करते हैं? रिडॉक्स। ठीक है, अब रेडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा राजन। अब चेंज के नाम पे क्या लिखोगे, तो Xc और H2 क्या देते हैं आपस में रिएक्ट करके, जिनॉन का फ्लोराइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं, Xc प्लस, यहाँ पे भी Xc प्लस Hf। तो अब अपन को बस इतना ध्यान रखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं। Xc और Hf मिलना है, मिल गया। अब आप +2 से जा रहे हो 0 में, तो रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आना। तो यहाँ पे जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट में जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, वो +2 से जा रहा है 0 में, मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। अब अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज में हाइड्रोजन की तो कॉमन है +1 +1, फ्लोरीन की कॉमन है -1 -1, किसे ऑक्सीडाइज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन। तो -2 से कहाँ जाता है, O2 0। अब अगर आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है तो सेम ऊपर वाले प्रोडक्ट है, बस एक XCO3 ऐड कर देने का। ठीक है,
मैं पूछूं एक्सी क्या पूछे, HCF4 प्लस O2 क्या देगा? F2, O2 F2। तो ये भी बहुत सिंपल होता है, HCF6। ठीक बात। हाँ। बाकी वो सारे एलिमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो लिखवाए गए हैं। सारे फ्लोरीन किसको देता है, एक फ्लोरीन किसको देता है, या फ्लोरीन किससे लेता है। ठीक है, तो यहाँ इनर्ट गैसेस की रिएक्शन हो जाती है खत्म। अब मैं थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पार्ट पे आता हूँ जो पूछ सकता है आपसे। कल अपन ने बात करी थी नील, अच्छा आपने नहीं पूछा। तो भैया एक बात आ जाती है, हैं? सर आपकी आवाज लैग हो रही है, क्रैक हो रही है। अच्छा, अभी भी आ रही है? ठीक। तो देखो, इससे पहले अब अपन बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स की, कि जेनॉन कंपाउंड की डिस्कवरी किस बेसिस पे हुई, किसने करी, या क्या सोच के पता चला कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन कंपैरेटिवली जेनॉन के कंपाउंड्स बना सकते। तो डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस कंपाउंड, इनर्ट गैस में से थियोरेटिकल क्वेश्चंस उतने नहीं आते, जितने बनेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिसने इनर्ट गैस कंपाउंड का दिमाग में बसाया था, कि आइडिया जिसको आया था, वो थे नील बर्कले। ये क्या कर रहे थे, इन्होंने रिएक्शन करवाई, किसकी? ऑक्सीजन की रिएक्शन इन्होंने करवाई PTF6 से। ठीक है, तो जब इन्होंने रिएक्शन करवाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटिनम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा और ये आयनाइज फॉर्म में टूट गए। ठीक है, टूटने पे ये बना O2 प्लस और ये बना PTF6 माइनस। ठीक है, अब O2 प्लस बना है राजल, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। तो जो इसकी रिएक्शन हुई होगी वो कुछ ऐसी थी कि O2 ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और वो कन्वर्ट हुआ O2 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। PTF6 के ऊपर माइनस आ रहा है तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? जो ऑक्सीजन ने लॉस किया है वही गेन किया होगा। तो PTF6 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेता है PTF6 माइनस। ठीक, अब बात क्या चल रही है, जैसा कि अपन जानते हैं कि O2 माने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या इसको आयनाइज करवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन को आयनाइज करवाने के लिए आपको जो एनर्जी लगानी पड़ेगी, डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ किसका? O2 का, वो लगानी पड़ती है। मतलब मैं नीचे लिख देता हूँ, आप इसके ब्रैकेट में लिख लेना जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे, है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऐसे करके जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, कि डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ O2 एक्चुअल में कितना होता है? 1175 किलो जूल पर मोल। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ऑक्सीजन को आयनाइज करवाने के लिए। ये नील बर्थलेट ने शुरू में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। इतना लिख लो एक बार।
आंसर लिखिए। चलिए, अब बात आई कि भैया जैसा कि अपन ने पढ़ा था या अपन जानते हैं कि अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है इनर्ट में से, तो अपन जिनॉन में से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने की कोशिश करेंगे। तो नील बर्थलेट ने भी वही करा। तो जब ये जिनॉन को आयनाइज कर रहे थे, तो इस जिनॉन को आयनाइज करने के लिए जो डेल्टा एच आयनाइजेशन था, इसका जिनॉन का, उसमें जो एनर्जी लग रही थी वो 1170 किलो जूल पर मोल लग रही थी। तो नील बर्थलेट ने एक चीज देखी कि यार अगर ऑक्सीजन को आयनाइज करवाने में 1175 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रही है और जिनॉन को भी आयनाइज करवाने में लगभग उतनी ही एनर्जी लग रही है, तो अगर O2 PTF6 के साथ कंबाइन कर सकता है तो जिनॉन भी PTF6 के साथ कंबाइन कर सकता है। तो इन्होंने क्या करा, आयनाइज करवाया और उसकी रिएक्शन फिर करवाई PTF6 के साथ। तो जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये टूटा Xc प्लस PTF6 माइनस। इस तरीके से जिनॉन कंपाउंड की डिस्कवरी हुई। ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। आंसर। ठीक है, अब ये पूछ सकता है, हालांकि बहुत कम चांसेस है, ये कभी पहले बहुत पहले ट्रेंड हुआ करता था, सीबीएसई में पूछ ले। अब पूछने के चांसेस थोड़े बहुत कम है। अपन एमसीक्यू पे आ जाते हैं। एमसीक्यू में थ्योरी में क्या क्या पूछ सकता है। तो राजल ये है, सपोज मान लीजिए इनर्ट गैसेस। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी इंटरस्टिशियल साइड पे कौन कौन आ सकता है, तो अमंग द इनर्ट गैसेस, क्योंकि गैप इनके बीच का कम होगा तो सबसे छोटा एलिमेंट आ सकता है। विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग द इनर्ट गैसेस, तो अपन जानते हैं कौन है, हीलियम। ठीक, तो हीलियम बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हीलियम है वो ही, है ना, थोड़ा क्लैरिफाई कर लीजिएगा क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो भी पढ़ लेंगे अपन उसे। तो हीलियम बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज combines with various metal and form interstitial compound, that is no other ion या no other gas can form interstitial compound। तो अगर पूछा जाए कि चारों में से आपको चार ऑप्शन दिए जाएं कि इनमें से कौन सा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकता है, तो आंसर होगा हीलियम। आंसर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लेथरेट की। क्लेथरेट समझते हो, क्लेथरेट का मतलब होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। केज मतलब जेल होती है और जेल में कैदी को क्या रखा जाता है, बंद रखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको समझना है और इसी तरीके से जवाब देना है। इनर्ट गैस जो है वो बेसिकली क्लेथरेट का फॉर्मेशन करती हैं। इनर्ट गैसेस
क्लेथरेट का फॉर्मेशन करती है ऑन रिएक्टिंग विद फिनॉल और इट्स डेरिवेटिव्स। तो इनर्ट गैस फिनॉल या फिर उसके डेरिवेटिव के साथ क्लेथरेट का फॉर्मेशन करती है। तो क्लेथरेट का फॉर्मेशन करती है तो कंफर्म बात है कि अट्रैक्शन भी थोड़ा बहुत कुछ हो रहा होगा। तो जब आप इसका डायपोल मोमेंट कंपेयर करते हो तो इनर्ट गैसेस का डायपोल मोमेंट होता है राजल 0, जबकि इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है नॉन जीरो। ये होते हैं होस्ट और ये होते हैं गेस्ट। मैं आपको होस्ट और गेस्ट बता चुका हूँ शायद। होस्ट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, गेस्ट वो होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब देखो जैसा कि मैंने बोला कि केज लाइक स्ट्रक्चर है, इनर्ट गैसेस फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। बताओ किसे बंद रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा अमंग द इनर्ट गैसेस? हीलियम। ठीक है, मतलब सबसे छोटे एलिमेंट्स को बंद रखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो कुल मिला के अपनी बात बस यही थी। ये लिख लीजिएगा, ये इक्वेशन लिख लेना बस, तो यहाँ से समझ जाओगे। इसमें इन दो को छोड़ के बाकी हर कोई क्लेथरेट का फॉर्मेशन कर ले, ये ध्यान रखना है। हीलियम एंड नियॉन रीजन वही है जो आप समझ रहे हो, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। वो उस केज लाइक स्ट्रक्चर में बंद नहीं होते और वो आसानी से निकल लेते हैं, इसलिए वो क्लेथरेट फॉर्म नहीं कर पाते। हाँ। डन। वैसे तो अब मैं दो चार बातें लिख देता हूँ, वो आप डायरेक्ट याद रख लेना कि टॉप टू बॉटम जब अपन जाते हैं तो साइज बढ़ता है, van der Waal force of attraction, size is directly proportional to what? Van der Waal force of attraction. हाँ। It is directly proportional to van der Waal force of attraction को लंदन फोर्स भी बोलते हैं। It is directly proportional to ease of liquefaction, directly proportional to solubility, and it is inversely proportional to melting point temperature. ये रिलेशन ध्यान रख लीजिए। इसको लिक्विफाई करवाना आसान होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये सारी बातों का जवाब आप इससे दे सकते हैं। हाँ। ठीक है, अब और कुछ नहीं है राजू इसमें, है ना। इनर्ट गैस के अंदर थियोरेटिकल एमसीक्यूज इस इतने से भी बन पाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता इसके अंदर। That's the property. कौन The सी? most फिजिकल? variation. फिजिकल हाँ। वो यही है ना। साइज बोले तो एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, ये अपन जानते हैं। क्योंकि डाउन द ग्रुप वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लंदन फोर्सेस बढ़ते हैं। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल पॉइंट्स लिखवाने हैं तो मैं लिखवा सकता हूँ, बाकी ये बस मैंने एक बात में समराइज कर दी। इंडिविजुअल लिखोगे? नहीं सर, समझ गए। ठीक, तो इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है? नहीं, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डाउन द ग्रुप बढ़ता है। हाँ, अगर आपको
ये चलो ये आई गई तो बताओ, हाइड्रोजन और हीलियम में साइज किसकी ज्यादा? क्यों? है एक ही ऑर्बिटल है दोनों, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो साइज क्या होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम में किसकी साइज छोटी होगी? ठीक है ना, हीलियम की साइज बड़ी होती है। लॉन्ग पीरियड जब भी आप जाओगे तो साइज घटती है, बट इनर्ट गैसेस सबसे ज्यादा साइज के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस के लिए आप डिफाइन करते हो क्या? वंडर वॉल रेडियस। ये शब्द सुना है? वो तो अभी 2 मिनट पहले लिखा ना अपन ने। रेडियस सुना है? 3 तरीके की रेडियस होती है राजल। देखो, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मतलब कुछ एलिमेंट है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन कॉमनली शेयर कर रहे होते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो ध्यान से बताना कि इसमें कॉमन इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो दोनों शेयर कर रहे हैं? टोटल टोटल 4 है ना। ये चारों दोनों के साथ शेयर हो रहे हैं, ठीक बात है। तो ये वाला जो एरिया होगा ये क्या होगा? अपना ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है, जहाँ पे इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ओवरलैपिंग दोनों की बराबर साझेदारी से कंप्लीट हो रहा है। सेम कोवलेंट रेडियस भी ऐसी होती है। कोवलेंट रेडियस जब आप ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर उसका। ये कोवलेंट एरिया होगा जो आपका ओवरलैप हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। 11th का पार्ट है हालांकि, बट वंडरवॉल रेडियस समझ जाओगे। ये एक था, ये एक था, ये उसका ओवरलैपिंग रीजन था। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं r मान लू, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं r मान लू, तो कोवलेंट रेडियस क्या हो जाएगी? या फिर यहां से लेके यहां तक का एक काम करो, डायमीटर d मान लो, तो कोवलेंट क्या रेडियस क्या हो जाएगी? d/2। ये बात समझते हो, है ना। दूसरी होती है मेटेलिक, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस के अंदर आजल, इसके अंदर देखो ओवरलैप हो रहा है। मेटेलिक रेडियस के अंदर बस टच होता है, तो काम तो सेम ही करना है। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को d मान लीजिए, तो इसकी जो रेडियस होगी मेटेलिक रेडियस, वो क्या बोल दूंगा मैं? d/2, ठीक है। एक और इसके अंदर हुआ ओवरलैप, इसके अंदर हुआ सिर्फ टच। थर्ड टाइप की जो रेडियस होती है वो होती है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस में कोवलेंट रेडियस एलिमेंट्स के बीच में फॉर्म होती है, वंडरवॉल रेडियस कंपाउंड्स के बीच में फॉर्म होती है। मतलब जैसे ए और बी का एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड भी ए और बी का ही, तो ऑब्वियस सी बात है ये बी और ये बी के बीच में रिपल्शन होगा। तो जितना पास तक आ सकते हैं आएंगे, आप अगर उससे ज्यादा पास लाने की कोशिश करोगे सो दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। जब आपने कभी दो मैग्नेट पास लाने की कोशिश करी हो तो एक डिस्टेंस के बाद वो एक दूसरे को धक्का मारने लग जाते हैं, ठीक है।
तो सेम इन्हीं के केस में भी होता है। वंडरवॉल रेडियस कंपाउंड के लिए डिफाइन होती है। तो दो कंपाउंड को आप जितने पास ला सकते हो लाओगे, जितने पास आ सकते हैं आएंगे। अगर एक हद के ज्यादा पास लाने की कोशिश करोगे सो दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप डी मान लो, बी के सेंटर से लेके दूसरे बी के सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस मैंने डी मान ली। तो वंडरवॉल रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी डी बाई टू। ठीक है, अब बताइए कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस में, यहाँ वंडरवॉल रेडियस है, तीनों में सबसे बड़ा कौन? ठीक है ना, एक में तो ऐसा ओवरलैप हो रहा है, एक में बस टच हो रहा है और एक में दूर दूर। तो ये अपन बता सकते हैं कि वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा, देन मेटेलिक रेडियस, देन ये जो वंडरवॉल रेडियस डिफाइन होती है राजन, ये ऐसे एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होती है जो कंपाउंड बनाना या किसी और के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहते। समझ रहे हो? जैसे एक कंपाउंड पहले से ही बना हुआ है, तो अगर कंपाउंड पहले से बना हुआ है तो वो कंपाउंड किसी और के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा क्या? कंपाउंड मतलब पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, ये समझते हो बात? कोई भी कंपाउंड आप इमेजिन करोगे तो वो कंपाउंड की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, पहले से ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तभी तो वो कंपाउंड बना, स्टेबल है। तो एक कंपाउंड कभी भी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट आसानी से नहीं करता अनलेस अदरवाइज उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। ठीक है, और अगर कंपाउंड सेम ले लोगे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। इनर्ट गैस का भी यही राग होता है, इनर्ट गैसेस भी किसी के साथ कंपाउंड बनाना नहीं चाहती। तो अगर आप इनर्ट गैस को किसी के साथ में रिएक्ट करवाना चाह रहे हो तो वो रिपल्शन करने लग जाती है, या इनर्ट गैस की इनर्ट गैस के साथ रिएक्शन करवाना चाह रहे हो तो वो रिपल्शन करने लग जाती है। तो एक्चुअल में ये जो वंडरवॉल रेडियस है ये अपन डिफाइन करते हैं किसके लिए? फॉर इनर्ट गैस। तो इसलिए जब आप हाइड्रोजन और हीलियम में कंपेयर करते हो तो लेफ्ट टू राइट साइज घटती है नो डाउट, लेकिन हीलियम या किसी भी इनर्ट गैस की साइज अलोंग अ पीरियड बढ़ती है, क्योंकि इनर्ट गैसेस के लिए कौन सी रेडियस डिफाइन होती है? वंडरवॉल। बात समझ में आई? तो जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, अब इनमें जब आप साइज का रेशियो लिखोगे तो बिल्कुल लेफ्ट टू राइट साइज घटती है। तो सबसे बड़ा होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेकिन ये नियॉन उचक के आ जाएगा सबसे आगे। बाकी सारा रेस्ट। ठीक है, यहाँ इनर्ट गैस होता है। कोई सवाल हो कैसा भी तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना। क्या हुआ? ठीक ठीक। आपको जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट लगा होगा राजल, वो बेसिक नेचर वाला, जब अपन ने रिएक्शंस करवाई जिनॉन के ऑक्साइड की बेसिक के साथ या जिनॉन के फ्लोराइड की बेसिक के साथ, वो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। वो देखो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि अगर कर्म ज्यादा ही खराब रहे हो तो वो उसमें से रिएक्शन पूछ सकता है। एक्चुअल में एनसीईआरटी के अंदर ऐसी कोई रिएक्शन गिवन नहीं है। जिनॉन के ऑक्साइड के नाम पे उसने वो बनवाया है जो अपन ने स्टेप हाइड्रोलिसिस में करवाया था। XeO, F4, XeO2, F2 या XeO3, बट स्टिल वो याद रख के जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ? 18th यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ वील मूव ऑन टू हेलोजन। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसी का भी बनाने का बेसिक फंडा सीख लो। चलो आए हैं तो अभी बना लेते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर का ऐसे किसी स्पेसिफिक से ताल्लुक नहीं है, सारे स्ट्रक्चर बनाने के सेम रूल हैं, तो कभी भी पढ़ लेते हैं।
रूल लिखिए राजल, रूल्स टू ड्रॉ LDS। देखो उसमें भी पहला पॉइंट है रूल्स ऑफ सेलेक्टिंग सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम किस बेस पे सेलेक्ट किया जाता है उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये कोई प्रायोरिटी नहीं है, आपको बस ये 4-5 पॉइंट है जिसके बेस पे सेंट्रल एटम सेलेक्ट करा जाएगा। आपको उन सारे पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आंसर देना है कि कौन होगा आपके हिसाब से सेंट्रल मेटल एटम। हालांकि 90 to 95% केस एक पॉइंट को हाईलाइट करने पे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी will be the central metal atom। ये फर्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल मेटल एटम जब आप किसी को सेलेक्ट करते हो तो उसमें आप क्या कहते हो, एलिमेंट which have the tendency to form multiple bond will be the central metal atom। Element which is present in the least number in the compound will be the central metal atom। हाँ सर। तो थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लगभग सारे केस उसी के बेस पे सॉल्व हो जाते हैं। H2SO4 HNO3, ठीक है, H3PO3 H3PO2 H3PO4। सेंट्रल एटम बताइए इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा। तो जो थर्ड है उसमें क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट जो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट हो विल बी दी सेंट्रल। यहाँ पे वो कौन होगा H2SO4 में, सल्फर, Yes। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और चलो यहाँ पे नाइट्रोजन क्यों बोला आपने, हाइड्रोजन भी लीस्ट नंबर में प्रेजेंट है जी। देखो ये अच्छी बात है, आप हार नहीं मानते बट अपन ने जो रूल्स लिखे हैं ना अपन उसी बेस पे जवाब देंगे। पहला जो आपने रूल लिखा है वो क्या लिख रखा है, एटम हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल बी द सेंट्रल एटम, ठीक है। दूसरा आपने जो रूल लिख रखा है वो क्या लिख रखा है कि एटम विच हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विल बी द सेंट्रल एटम। तो यहां से दो कंक्लूसिव पॉइंट निकलते हैं राजन, क्या, हाइड्रोजन, अरे क्या हो गया भाई साहब,
and fluorine can never act as central metal atom. हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों? इसका लिए बिकॉज हाइड्रोजन डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसके लिए हो गया दूसरा रीजन और इसके लिए हो गया पहला रीजन। पहले में आपको क्या बोला गया है? सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लीस्ट होनी चाहिए, एंड वी नो दैट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लिख लो। बिकॉज तो नहीं लिख रहा मैं, आप समझिए रीजन। H2O में कौन होगा? ऑक्सीजन, है ना। CO2 में कौन होगा? कार्बन। अब तो सेंट्रल मेटल एटम के रूल्स हो गए राजल। नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट? सराउंडिंग रूल्स ऑफ सराउंडिंग एटम। पहला ऑक्सीजन present in the middle will form multiple bond. अभी सिर्फ लिख लेना, समझ में कुछ नहीं आया। ऑक्सीजन present at the corner will form sorry oxygen present at the middle will form two single bond. Oxygen present at the corner will form double bond. Negatively charged oxygen will form single bond. राजन जी, दो तीन बातें बिल्कुल दिमाग में बसाइएगा। कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, ये डिपेंड करता है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट मैक्स कितने बॉन्ड बना सकता है, ये डिपेंड करता है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन। जितने उसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने बॉन्ड बना देगा या बना सकता है। इसको इस तरीके से ज्यादा प्रिसाइज करते हैं। जैसे सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 6। ये सब बातें स्ट्रक्चर बनाते हुए अपने को दिमाग में रखनी है। ठीक है। कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। और फास्फोरस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन बना सकता है मैक्स? 5। ये बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक और बात ध्यान रखनी है। जब भी किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में आ जाए, इफ
इन एनी कंपाउंड, एक और रूल ऐड कर देना उसमें, चौथा, हाइड्रोजन will always present at the corner forming single bond. Hydrogen will always present at the corner forming single bond. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। उसकी मर्जी पड़े वो जो स्ट्रक्चर दे देगा, आपको अपने हिसाब से चीजों को डील करना है। जैसे H2SO4 दे दिया उसने, बना के बताओ भाई स्ट्रक्चर। तो पहला मैं बना रहा हूँ, है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे। विच विल बी दी सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, तो वो हो गया मेरा सल्फर हो गया। ठीक है, अब राजल देखना क्या कर रहा हूँ। H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट। आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है। सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हाइड्रोजन ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, रेस्ट ऑल ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट ही क्यों कंप्लीट करता है? क्योंकि उसके पास एक ही वैलेंस शेल है, 1s, और एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, इसलिए वो सिर्फ अपना ड्यूप्लेट ही बना पाता है, बाकी सारे अपना ऑक्टेट बनाते हैं। खैर, तो सल्फर विल बी माय सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन के बारे में क्या बताया गया है कि हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पे पड़ा रहेगा, सरका दो। ठीक है, जब भी आपको किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, जब भी आपको हाइड्रोजन विल ऑलवेज प्रेजेंट एट द कॉर्नर फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, जब भी आपको किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में दिखे, जब भी आपको किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में दिखे, हाइड्रोजन को लगा देना कॉर्नर पे और उसके साथ अटैच कर देना ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को लगा दीजिएगा कॉर्नर पे और उसके साथ अटैच कर देना ऑक्सीजन। तो कितने हाइड्रोजन आपको कॉर्नर पे दिख रहे हैं? 2, उसके साथ लगा दो एक ऑक्सीजन। बात क्लियर? कितने ऑक्सीजन बचे? तो 4 में से 2 ऑक्सीजन तो आप कवर कर चुके हो, बचे कितने ऑक्सीजन? 2। हाउ मेनी bonds an oxygen will form to complete its octet? 2। तो बाकी जो बचे हुए ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखो, आपका हर पॉइंट सेटिस्फाई हुआ। जो फोर्थ पॉइंट था वो क्या बोल रहा था? हाइड्रोजन विल ऑलवेज प्रेजेंट एट द कॉर्नर फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक पॉइंट आपका बोला हुआ है जो आई थिंक थर्ड लास्ट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट एट द मिडल फॉर्म, सॉरी फर्स्ट पॉइंट है ये, ऑक्सीजन प्रेजेंट एट द मिडल फॉर्मिंग 2 सिंगल बॉन्ड्स। और ये है कॉर्नर वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट एट द कॉर्नर फॉर्म डबल बॉन्ड। बात आ जाती है सेंट्रल एटम की, तो सेंट्रल एटम क्या? सल्फर है। सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्ड भी कितना बना रहा है? 6, ना एक ज्यादा ना एक कम। हर एक का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है राजन। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए थे, यहाँ पे उसने 2 सिंगल बॉन्ड बनाए। इस ऑक्सीजन ने भी यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट ही कंप्लीट कर सकता था, उसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। बात समझ में आई? लिख लो। H3PO4 ट्राई करो।
बताओ। पहले तो P बीच में होगा। फॉस्फोरस, फिर क्या करें, तीनों हाइड्रोजन कॉर्नर पे ठोक दो। अब 3 हाइड्रोजन दिख गए, एक एक ऑक्सीजन, एक एक ऑक्सीजन, एक एक ऑक्सीजन। तो 3 हाइड्रोजन का जुगाड़ हो चुका है, 3 ऑक्सीजन का, एक फॉस्फोरस का बचा है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। फॉस्फोरस 5th ग्रुप का है, 15th ग्रुप का है, वैलेंस में 5, उसने 5 बॉन्ड बनाए, हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। सही। अब यहाँ 2 चीजें ध्यान रखना, H3PO3 और H3PO4 एक्सेप्शन, सॉरी H3PO3 और H3PO2 एक्सेप्शन है क्या? बिल्कुल वही करेंगे जो अपन करते हुए आए हैं। सपोज जैसे मैंने आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर ये वाला बनवाया था, तो राजल जब आप H3PO3 या H3PO2 बनाओगे तो एक बहुत रैंडम ट्रेंड होता है, और वो पता नहीं क्यों होता है कि अपन डबल बॉन्डेड O हटा देते हैं, बट एक्चुअल में वहां पे ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ओवरऑल थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, कभी भी जब भी आपको H3PO4 का तो अपने नॉर्मल रूल से बनेगा, H3PO3 और H3PO2 का स्ट्रक्चर हटाना है तो ध्यान रखिएगा, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बाकियों को हटाना हो हटाओ, बाकी आपकी मर्जी, जिसको हटाना हो हटाओ। H3PO3 का ये हो गया, ठीक है, और H3PO2 का ये हो गया। आप चाहते तो दूसरा वाला ऑक्सीजन भी हटा सकते थे, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, समझ में आया? हाँ, but H3PO2 का ये है, और एक और नीचे हम ऑक्सीजन लगा देंगे तो H2PO। इस ऑक्सीजन को छोड़ के आपकी मर्जी पड़े उस साइड का ऑक्सीजन हटा देना, एक ऑक्सीजन हटाओगे तो H3PO3, 2 ऑक्सीजन हटाओगे तो H3PO। अब एक और बात जो आती है यहाँ पे, बना लोगे, हटा दो ना ये मैं। हाँ सर। एक और बात जो आती है यहाँ ध्यान रखने की है राजल के, H3PO3 कितने हाइड्रोजन दे सकता है ये? तो ट्राई बेसिक एसिड है, सॉरी सॉरी सॉरी, H3PO4 कितना हाइड्रोजन दे सकता है ये? 3, तो ट्राई बेसिक एसिड है। H3PO3 और H3PO2 सेम, ये बात गलत हो जाती है, इसलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि आप एसिड बस वही डोनेट करोगे जो, देखो फॉस्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने हैं यार? 5। अगर आप इसके तीनों दे दोगे तो फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड रह जाएंगे? वो पॉसिबल नहीं है। तो आप सिर्फ वही ऑक्सीजन हमेशा डोनेट कर पाओगे जो, सॉरी आप वही हाइड्रोजन हमेशा डोनेट कर पाओगे जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आप कौन सा हाइड्रोजन डोनेट कर पाओगे सिर्फ? एक तो ये वाला, और एक तो H3PO3 कितने H+ दे सकता है? व्हील से 2, सो इट इज अ डाई बेसिक एसिड। सिमिलरली H3PO2 कितने H+ दे सकता है? 1, तो इट इज अ मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, फिलहाल इतना लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में अपन स्ट्रक्चर की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू।